नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज की क्लास थोड़ा सा डिले हुई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो आज की क्लास चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी हुई है। आज की क्लास में हम चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों को देखेंगे। पिछली क्लास में हमने मौर्य वंश के उद्भव को देखा, चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के स्रोत के बारे में पढ़ा कि किन किन स्रोतों से मौर्य के विषय में हमको जानकारी मिलती है, इनकी जात को लेके क्या कॉन्सेप्ट है, किसने क्या माना है। ठीक, फिर चंद्रगुप्त मौर्य का उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में हमने चर्चा किया। उसमें चाणक्य के योगदान की भी चर्चा की गई, ठीक, और घनानंद की चर्चा भी हमने किया था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां क्या रही। ठीक, तो आप लोग जल्द से जल्द क्लास से जुड़ जाइए। अपने सभी जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं सभी को आप जो है लिंक शेयर कर लीजिए और हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आज हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, आज की क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, ठीक है, यहां से हम देखने की कोशिश करेंगे। आइए हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कहा जाता है कि भारत में राजवंशों का उदय यानी मजबूत राजवंशों का उदय सामान्यतः जो है नदियों के किनारे ही दिखाई देता है, और उसका अपना एक कारण भी है, क्योंकि किसी भी राजवंश की मजबूती अर्थव्यवस्था की मजबूती पर निर्भर करती है, और जो राज्य क्षेत्र जितने उपजाऊ क्षेत्र में होगा उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही क्या होगी, मजबूत होगी। तो आप अगर देखें तो भारत में भी सभ्यताओं का उदय सामान्यतः या तो सिंधु नदी क्षेत्र में दिखाई देता है, या आपको जो है मध्य गंगा घाटी या गंगा घाटी के क्षेत्र में दिखाई देगा। ठीक है, यानी हमारे कहने का तात्पर्य है कि भारत में सभ्यताओं का उदय या तो इस क्षेत्र में दिखाई देगा जो सप्त सैंधव का क्षेत्र है, ठीक, और या तो आपको इस क्षेत्र में दिखाई देगा जो गंगा घाटी का क्षेत्र है, या अगर दक्षिण में देखें तो यहाँ रायचूर दोआब है जो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में है, जिसे आप कहते हैं रायचूर दोआब। रायचूर दोआब, ये देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा। दक्षिण में यहां पर आपको रायचूर दोआब है जो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच निर्मित है। ये तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच निर्मित है। देखिए, उत्तर में ये आपका यमुना गंगा दोआब है, गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। दोआब मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब। और ये आपका जो है सप्त सैंधव क्षेत्र, यहाँ 7 नदियाँ हैं, और आप भूगोल में पढ़ते होंगे तो 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को भी यहाँ दोआब नाम दिया गया है। तो ओवरऑल हम इसे सप्त सैंधव कहते हैं। ठीक है, कहा जाता कि भारतीय इतिहास में अगर आप देखेंगे तो अक्सर राजनीतिक लड़ाइयाँ या तो सप्त सैंधव क्षेत्र के लिए लड़ी गई, या सभ्यताओं का उदय इन क्षेत्रों में दिखाई देगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि सभ्यता का उदय सामान्यतः नदियों के किनारे ही होता है। और मध्य भारत में अगर आप देखें तो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र राजवंशों के लिए कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र रहा है। अगर आप चाहे त्रिराष्ट्रकूट संघर्ष को देख लीजिए, चाहे मगध को लेकर संघर्ष को देख लीजिए, महाजनपदों के आपसी संघर्ष को देख लीजिए, ये सारा संघर्ष जो है इस दोआब क्षेत्र को लेकर है। सल्तनत काल और मुगल काल में अगर आप देखें
तो हमेशा बिहार और बंगाल पर दिल्ली ने अधिकार करने का प्रयास किया। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि यह क्षेत्र बड़ा उपजाऊ क्षेत्र था और हर राज्य चाहता है कि उसकी मिट्टी क्या हो, उपजाऊ हो, क्योंकि उससे अर्थव्यवस्था या राजकोष क्या होता है, मजबूत होता है। दक्षिण में अगर हम देखें रायचूर दोआब को, तो कहा जाता है बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच हमेशा रायचूर दोआब को लेकर युद्ध होता रहा। तो यहाँ भी दो महान राजवंशों के बीच जो है अक्सर रायचूर दोआब को लेकर संघर्ष हुआ। लेकिन भारतीय इतिहास में केवल एक राजवंश या एक राजा ऐसा था जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ये ऐसा सौभाग्यशाली राजा था जिसने अपने बाहुबल से यानी अपनी राजनीतिक योग्यता से न केवल एक दोआब पर बल्कि इन तीनों दोआबों पर अकेला राजनीतिक अधिकार किया। यानी अखंड भारत की संकल्पना को पूरा करने वाला मात्र भारतीय इतिहास का अकेला राजा या अकेला राजवंश कहिए, क्योंकि अशोक भी यहां तक आएंगे। तो अकेला राजवंश ऐसा है जिसने कहीं न कहीं इन तीनों उपजाऊ क्षेत्रों पर उसने अपना अधिकार किया। ठीक, अच्छा, कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में बहुत सारे राजाओं ने चंद्रगुप्त मौर्य से बहुत कुछ सीखने की कोशिश किया। जैसे कहा जाता है कि असम की घाटियां बंगाल माने मौर्य वंश के अधीन नहीं थी। यानी कहा जाता है कि बंगाल का उत्तरी क्षेत्र और असम की घाटियां और कश्मीर के उत्तर का क्षेत्र यह चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन नहीं था। तो कहा जाता है यह भी सच है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसे भूभाग को जीतने का प्रयास नहीं किया जो उसको राजनीतिक या आर्थिक लाभ नहीं दे सकते थे। ऐसा नहीं था कि उसके घोड़ों के पैरों में इतनी जान नहीं थी या इतनी ताकत नहीं थी कि वह इस असम की पहाड़ियों को चढ़ नहीं सकते थे। लेकिन कहा जाता है कि इतिहास से जो सीखता है वही एक योग्य राजा कहलाता है। और इतिहास से सीखने का मतलब है कि वह उसी राज्य क्षेत्र को जीतने का प्रयास करे जो उसके राजकोष या उस राज्य की आर्थिक मजबूती के लिए क्या हो, जरूरी हो। तो अगर आप अलाउद्दीन खिलजी को देखिए या समुद्रगुप्त को देखिए, जितने भी भारतीय इतिहास में राजा, सफल राजाओं में जिन राजाओं की गिनती की जाती है, उन्होंने हमेशा राजनीतिक लाभ को आर्थिक लाभ से जोड़कर देखने का प्रयास किया। आप समुद्रगुप्त को देख लीजिए, उसने दक्षिण विजय को संपन्न किया, दक्षिण क्षेत्र को उसने जीता, लेकिन उसने आर्थिक लाभ लेकर दक्षिण के राज्यों को मुक्त कर दिया। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाया, यानी आर्थिक लाभ ग्रहण किया और उनको मोक्ष दे दिया, मुक्त कर दिया। क्योंकि समुद्रगुप्त ये जानता था कि मैं मगध में बैठकर, पाटलिपुत्र में बैठकर कन्याकुमारी को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय परिवहन और संचार का इतना बेहतर विकास नहीं था कि आप यहाँ के विद्रोह को आसानी से शांत कर सकते। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ विद्रोह होता और उसे दबाने के लिए आप राजगृह से यहाँ पहुंचते तो कम से कम 2 महीने का समय उस समय लगता। यानी जितना लाभ आपने अर्जित करते उतना तो आप सेना पर खर्च कर देते। तो कहीं न कहीं समुद्रगुप्त, अब यही चीज देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया। अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से मलिक काफूर ने जब दक्षिण भारत को जीता तो मलिक काफूर ने दक्षिण में पांड्य राज्य और आपका होयसल राज्य, काकतीय राज्य, यहां पर आपका देवगिरी राज्य, इन चारों राज्यों को जीता, लेकिन उसने अपने अधीन नहीं किया, उसको मुक्त कर दिया। तो अब वही देखिए मोहम्मद बिन तुगलक नहीं सीखा, उसने दक्षिण को जीतकर प्रत्यक्ष नियंत्रण में करने की कोशिश किया। परिणाम क्या हुआ, उसके राजवंश का पतन होना शुरू हो गया। और पतन हुआ, तुगलक वंश का पतन दक्षिण पर राजनीतिक नियंत्रण करने की वजह से हुआ। और दक्षिण में देखिए तो कहा जाता है विजयनगर बहमनी साम्राज्य का उदय मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी के समय ही हुआ था। ठीक, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस इतिहास का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया उसी इतिहास का अनुसरण आने वाले भविष्य में सफल राजाओं के द्वारा किया गया। यानी कहने का मेरे मतलब यह है कि जो अगले राजा जिनको एक सफल राजा के रूप में जाना जाता है या जिनको आप एक सफल राजा मानते हो, चाहे वो समुद्रगुप्त हो, चाहे वो जो है अलाउद्दीन खिलजी हो, जितने भी हैं जिनको आप सफल कह सकते हैं, उन्होंने अपने राजनीति के निर्माण में कहीं न कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के अहम योगदान को क्या किया, स्वीकार किया। यानी इनके दिशा निर्देशों को उन्होंने क्या किया, फॉलो किया। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन तीनों दोआब क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण करता है और कैसे एक अखंड भारत की संकल्पना को वह पूरा करता है। यानी अपने गुरु के वचन को उसने कैसे पूरा किया। यानी चाणक्य ने जो घनानंद के सामने वचन लिया था कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे, उसको कैसे ये पूरा करता है। तो जितना योगदान आपके महात्मा गांधी का था राष्ट्रवाद के उत्थान में और राष्ट्रवाद को मजबूत बनाकर एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में जितना योगदान आपके महात्मा गांधी का था, उतना ही योगदान आप बच्चों यहाँ पर
कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य का भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। थोड़ा सा आप लोग कुछ कमेंट करिए, साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों? ओमकार जी, आरती तिवारी जी कोई कमेंट करिए। स्वाति तिवारी जी, हमारी साउंड आपको सुनाई दे रही है? साउंड क्लियर है? चलिए ओके, थैंक यू, कोई बात नहीं। चलिए अब देखते हैं, समझते हैं। देखिए, कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य जब 322 ईसा पूर्व में जब ये राजा बना, उस समय कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर। और सिकंदर का आक्रमण, ये देखिए, ये ब्यास नदी क्षेत्र है। सिकंदर का आक्रमण इस ब्यास नदी क्षेत्र तक हुआ था, इस भूभाग तक। इस भूभाग तक हुआ, यानी जब यहां नंद वंश था, जब यहां पर नंद वंश था, तो नंदों की सीमा कहां तक थी? इस ब्यास नदी तक थी। कहां तक थी बच्चों? इस ब्यास नदी तक थी। ठीक है, और ये जो भूभाग है, ये भूभाग, ये वाला, ये देखिए, ये सीरिया तक ले लीजिए, इसको सीरिया तक लीजिए। यहां सपोज करिए क्या है, ये सीरिया है। आप जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये सिंध का प्रांत, यहां पर शासक कौन था? फिलिप द्वितीय। यहां पर छत्रप था फिलिप द्वितीय सेकंड। और यहाँ पंजाब क्षेत्र में, ये जो आपका क्षेत्र है पंजाब का, ये वाला भूभाग, यहाँ था छत्रप यूथिडेमस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है सीरिया में कौन था? सीरिया में था सेल्यूकस। सीरिया में कौन है? सेल्यूकस। यह सेल्यूकस कौन है? यह एंटियोकस का बेटा है। यह सेल्यूकस कौन है? यह एंटियोकस का पुत्र है, जिसे सेल्यूकस निकेटर कहा जाता था। ठीक, तो सेल्यूकस भी एक योग्य शासक है। कहा जाता है सेल्यूकस ने सीरिया के अगल बगल का जो बैक्ट्रिया का क्षेत्र है, इस सारे क्षेत्र को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। लेकिन कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता में आया, तो सत्ता में कैसे आया? भाई सत्ता में तभी आएगा, मगध की सत्ता पर तभी कब्जा करेगा जब यहां से नंद वंश को क्या करेगा? पराजित करेगा। तो नंद वंश से युद्ध को लेकर, यानी यहां पर नंद वंश में इस समय शासक कौन है? घनानंद। घनानंद से युद्ध का हमें स्पष्ट प्रमाण दिखाई नहीं देता है। कहा जाता बच्चों कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद से कब युद्ध किया, उसका स्पष्ट प्रमाण हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात की जाए, कहा जाता है कि महाबोधि वंश, ये बौद्ध साहित्य है, महाबोधि वंश में ये कहा गया है कि भद्रशाल मंत्री था जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के ऊपर आक्रमण किया। और इस ग्रंथ से ये पता चलता है कि 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण करके घनानंद को बुरी तरह पराजित किया और मगध को बहुत क्षति पहुंचाता है। लेकिन अन्य किसी ग्रंथ में इस तरह का हमें प्रमाण दिखाई नहीं देता। लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया होगा। कहा जाता है कि घनानंद के पास एक मजबूत सेना थी, एक मजबूत राजकोष था, लेकिन अगर जो नहीं था तो क्या नहीं था? जनता का समर्थन। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जनता का समर्थन घनानंद के साथ नहीं था। यह जनता में लोकप्रिय शासक के रूप में जाना नहीं जाता है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि किसी राजा के होने न होने में जनता की भूमिका कितनी होती थी। जनता को कभी राजा या राज्य से कोई मदद नहीं, कोई संबंध नहीं होता था। राजा और राज्य बदलते रहते थे, जनता अपना काम करती रहती थी। बात समझ रही नहीं?
तो प्राचीन भारत में अगर आप देखें तो कहा जाता कि मगध में सत्ताएं बदलती रही, लेकिन जनता पर उसका बहुत असर नहीं होता था और जनता की बहुत बड़ी भूमिका भी नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अगर कोई नकारात्मक चीज थी घनानंद के साथ तो वह ये थी कि जनता का इसे समर्थन प्राप्त नहीं था। ठीक है, लेकिन ओवरऑल हमें यह मानना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पर कहीं न कहीं घनानंद की पराजय चंद्रगुप्त से हुई, जिसके बाद उसने मगध पर कब्जा किया। अब देखिए, कहा जाता कि जब मगध पर इसने अधिकार कर लिया तो भाई कलिंग तक का क्षेत्र कहीं न कहीं उसके अधिकार में ऐसे ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि नंद वंश का विस्तार स्वयं कलिंग तक था, लेकिन कर्नाटक में नंद वंश का विस्तार नहीं था। ये पूरा क्षेत्र जो है नंदों के अधीन था। इधर ब्यास नदी तक ये ले लीजिए, ये वाला क्षेत्र, इधर जो है बंगाल तक का, बंगाल के पहले बिहार तक लीजिए, ये पूरा क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए, तो इतना ओवरऑल क्षेत्र तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहीं न कहीं उत्तराधिकार में मिल गया नंदों से। लेकिन इसके बाद का जो क्षेत्र है, ये पूरब का जो क्षेत्र, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, यह यूनानियों के अधीन था। लेकिन हुआ क्या, कहा जाता है कि जब सिकंदर की मृत्यु हो गई, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई। यह एकमात्र ऐसा शासक है जिसका जन्म, जिसकी विजय, जिसकी मृत्यु भारत माने विश्व के 3 महाद्वीपों में होती है। ठीक है, तो बेबीलोन में मरने के बाद जो है कहा जाता कि वह भारतीय जो यहाँ के गणराज्य थे छोटे छोटे, यहाँ पर कुछ जनजातियां थी जो लड़ाकू प्रवृत्ति की हुआ करती थी। इन जनजातियों ने क्या किया कि इन फिलिप द्वितीय जो क्षत्रप थे यहाँ पर, इनके विरुद्ध विद्रोह करना शुरू किया। और कहा जाता है कि यहाँ की सेना ने फिलिप के विरुद्ध विद्रोह करके, जो स्वयं फिलिप की सेना थी, उसने फिलिप के विरुद्ध विद्रोह करके वह चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में शामिल हो गई। अब आप इसे क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग इसे राष्ट्रवाद कह देते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राष्ट्रवाद आधुनिक संकल्पना है, आधुनिक विचारधारा है। यहां पर आप ये जरूर कह सकते हैं कि मातृभूमि की संकल्पना कहीं न कहीं सैनिकों के जेहन में क्या थी, जिंदा थी। वैसे मातृभूमि की संकल्पना सबसे पहले अथर्ववेद में हमें दिखाई देती है। तो इन सैनिकों में मातृभूमि की जो संकल्पना है वह कहीं न कहीं जीवित रही होगी। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना माना होगा और इनको विदेशी, बात समझ रहे नहीं, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में शामिल हुए। लेकिन अगर सूक्ष्मता से इसका विश्लेषण करें तो यह भी कहा जा सकता है कि यूनानियों के अधीन ये सैनिक इसलिए नहीं अच्छा महसूस किए या इसलिए नहीं रहना पसंद किए क्योंकि यूनानियों की भाषा, उनका प्रशासन, उनका रहन सहन, उनका कल्चर किसी भी विषय से इन भारतीय सैनिकों का तालमेल नहीं था, जिसकी वजह से कहीं न कहीं इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का चुनाव किया। और जैसे ही फिलिप द्वितीय की सेना ने इनके विरुद्ध विद्रोह किया, ये यूडेमस जो पंजाब में क्षत्रप था, यह अपने आप इस क्षेत्र को छोड़कर क्या किया, भाग गया। और जब ये क्षेत्र खाली हो गया तो अब चंद्रगुप्त मौर्य की जो सीमा थी वो सीधे सीधे कहां, अफगानिस्तान से टकराना शुरू हुई। यानी अब उसकी टकराहट किससे होना शुरू हुई? सीरिया के शासक सेलुकस निकेटर से। किससे होना शुरू हुई? सीरिया के शासक सेलुकस निकेटर से होना शुरू हुई। तो चलिए अब सेलुकस निकेटर से युद्ध कराते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब यहाँ के क्षत्रप भाग गए तो ये घटना लगभग आपकी है 317 बीसी की। 317 बीसी में ये क्षेत्र पूरा खाली हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य का इस पर अधिकार हो गया। ठीक है, कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता की गाथा धीरे धीरे सीरिया के शासक सेलुकस तक पहुंचने लगी और सेलुकस के मन में भी ये हुआ कि चलिए हम इस युवा बालक की वीरता को कम से कम देख लेते हैं। ठीक, और यही सोचकर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध क्या किया, एक युद्ध की घोषणा किया। देखिए, कहा जाता है कि 305 बीसी में, देखिए 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच एक युद्ध होता है। और इसका उल्लेख कौन करता है? इसका उल्लेख दो लोग करते हैं। पहला एपियानस, इस युद्ध का उल्लेख एपियानस करता है और स्ट्रैबो करता है। कौन करता है? स्ट्रैबो। एपियानस कहता है
ये कहता है कि सिंध नदी को पार करके सेलुकस जो है चंद्रगुप्त मौर्य के क्षेत्र पर क्या करता है, आक्रमण करता है। लेकिन कहा जाता है कि सेलुकस जब चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता को देखा, चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता को जब उसने देखा, तो कहा जाता सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करना ही उचित समझा। यानी यहां पर हार जीत का निर्णय नहीं हुआ, लेकिन माने इस युद्ध में हार जीत का निर्णय बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन संधि के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं चंद्रगुप्त जो है युद्ध में क्या रहा, विजयी रहा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है युद्ध में क्या रहा, विजयी रहा। और कहा जाता है कि दोनों के बीच 2 साल बाद मतलब 303 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। कब? 305 ईसा पूर्व और 303 बीसी में जाकर दोनों के बीच क्या होती है, एक संधि होती है। और इस संधि के प्रावधानों का उल्लेख एपियानस करता है। इस संधि के प्रावधानों का उल्लेख एपियानस करता है। अब देखिए, कहा जाता है कि संधि का जो पहला प्रावधान है, पहले प्रावधान के तहत सेलुकस जो है अपने राज्य के 4 प्रांत, सेलुकस अपने राज्य के 4 प्रांत, सेलुकस 4 प्रांत दे देता है। किसको? 4 प्रांत दिया किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो 4 प्रांत दिया था, यह आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों, इंपॉर्टेंट इसलिए है, इनको आप ऐसे नोट करिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पर हिंदी और यूनानी नाम दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोनों पूछे जाते हैं, तो हम दोनों नामों की चर्चा आपके सामने करते हैं। जैसे यूनानी नाम में पहला प्रांत है अराकोशिया, अराकोशिया, ये यूनानी नाम है, पहला प्रांत। इस अराकोशिया को हिंदी में कहते हैं कंधार, हिंदी नाम इसका कंधार है। दूसरा पेरीपेनिसडाई, पेरीपेनिसडाई, पेरीपेनिसडाई ये यूनानी नाम है किसका? काबुल का। ये यूनानी नाम किसका है? काबुल का। इसके बाद जो है आपका एरिया, एरिया ये यूनानी नाम है बच्चों किसका? हेरात का। ये किसका नाम है? हेरात का। और जेड्रोशिया, जेड्रोशिया ये आपका मकरान तट, मकरान तट यानी ये नीचे वाला भाग जो नमक के लिए फेमस था और चांदी के लिए, मकरान तट। यानी कहने का मतलब है, ये देखिए, ये जो भूभाग है, ये देखिए, ये आपका पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान है और सीरिया जो है यहाँ तक ले लीजिए। यानी अब चंद्रगुप्त मौर्य की जो सीमा है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की जो सीमा है बच्चों, वो आपके यहाँ तक यानी सीरिया तक पहुँच गई, सीरिया तक पहुँच गई। अब आप देखिए, न केवल इन्होंने अपनी भूमि पर पुनः अधिकार किया, जिस भारतीय उपमहाद्वीप का नाम आप पढ़ते हैं, उस भारतीय उपमहाद्वीप की संकल्पना को कहीं न कहीं, या हिंदुस्तान की संकल्पना को किसने पूरा किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा किया। यानी अब इसके मगध की सीमा, यानी जो मगध जो है, अभी ध्यान में किसको रखना है? मगध को। मगध, सॉरी, ये जो मगध है, मगध की जो सीमा अभी तक केवल भारत के अंदर तक विस्तारित थी, उस मगध की सीमा को विदेशी क्षेत्र तक ले जाने का योगदान किसका रहा? चंद्रगुप्त मौर्य का रहा। यानी विदेशी भूमि को भारतीय सीमा में शामिल करना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी आप इसे अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवाद कह सकते हैं। ठीक है, जिसको अंग्रेजों ने जन्म दिया था आधुनिक भारत में। तो ऐसा भारत में करने वाला पहला शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और साम्राज्यवाद को जन्म देने वाला पहला शासक महापद्यनंद। अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवाद को जन्म देने वाला चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, यानी भारत के साम्राज्य का विस्तार भारत से बाहर किसने पहुंचाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने पहुंचाया। तो इस तरह उत्तर पश्चिम भूभाग पर कहीं न कहीं मौर्यों का क्या हो गया? अधिकार हो गया।
उत्तर पश्चिम भूभाग पर मौर्यों का बच्चों क्या हो गया, अधिकार हो गया। ठीक है, अच्छा, जितने लोग आप लोग लाइव रहते हो, आप लोग पढ़ते रहते हो कि आप लोग आपस में बातें करते हो सिर्फ? चलिए बात कर लो आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़िए। अब देखिए, कहा जाता है कि मौर्य वंश में मौर्य वंश से पहले नंद वंश था। नंदों का अधिकार गुजरात क्षेत्र में था कि नहीं था, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय हमें स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि देखिए, अभी तक आपने देखा कि उत्तर पश्चिम भूभाग को चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से अपने अधिकार में किया। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो गुजरात का क्षेत्र है, ये आपका जो गुजरात का क्षेत्र है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन कैसे आया, इसका क्या प्रमाण है? यानी कैसे हमें ये पता चलता है कि गुजरात जो है मौर्यों के अधीन था? तो इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है किससे? जूनागढ़ अभिलेख से। अब देखिए, एक अभिलेख आता है जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का पश्चिमी विस्तार पता चलता है। जैसे अगर ओवरऑल देखें, आपसे कहा जाए कि मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की सीमा कहाँ तक थी, तो कश्मीर से लेके कर्नाटक तक। दक्षिणी सीमा कहाँ तक है? कर्नाटक। दक्षिणी सीमा कर्नाटक, पूर्वी सीमा बंगाल, उत्तर में कश्मीर और पश्चिम में गुजरात, उत्तर पश्चिम में सीरिया। ये अब देखिए भाई, सीरिया तक चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह अपने राज्य का विस्तार किया, इसको आपने बखूबी समझा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि आखिर गुजरात पे चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार की जानकारी कैसे चलती है। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर क्या किया था कि एक सुदर्शन झील का निर्माण किया था। कौन सी झील? सुदर्शन झील। देखिए, सुदर्शन किसकी पर्यायवाची है? किसकी? भगवान कृष्ण की पर्यायवाची है सुदर्शन। कहा जाता है कि यहां पर इन्होंने रैवतक पर्वत और उर्जयंत पर्वत, दो पर्वत, रैवतक पर्वत और उर्जयंत पर्वत, रैवतक और उर्जयंत पर्वत, रैवतक पर्वत और उर्जयंत पर्वत, इन दो पर्वतों से निकलने वाली नदियों के जल, इन दो पर्वतों से निकलने वाली नदियों के जल, अप्रश्नीय है कि नदियां कौन कौन सी हैं। तो दो नदियां थी, एक पलाशनी नदी, दूसरा सुवर्णसिक्ता। पलाशनी नदी और सुवर्णसिक्ता नदी। कहा जाता है बच्चों, इन दो नदियों, देखिए इन दोनों नदियों को जोड़कर कहा जाता है, इन दोनों नदियों के पानी पर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? एक बांध बनाया,
बांध क्या होता है? एक ऊंचाई बनाई जाती है जिससे नदी के पानी को रोका जा सके। इस बांध के निर्माण से जो झील बनी उसे क्या कहा गया? सुदर्शन झील। और इस निर्माण की जानकारी हमें मिलती है किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में। इधर देखिए, किस अभिलेख में? जूनागढ़ अभिलेख में। और इस जूनागढ़ अभिलेख का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसमें 4 राजाओं का नाम आता है। पहला नाम जो आया है वह चंद्रगुप्त मौर्य का है। पहला नाम चंद्रगुप्त मौर्य का है। दूसरा नाम इनके पोते अशोक का है बच्चों। और यह एकमात्र अभिलेख है जो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पौत्र अशोक दोनों का नाम एक साथ आता है। इसके अतिरिक्त कोई और अभिलेख नहीं है जिसमें एक साथ इन दोनों का नाम आया हो। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि यह एक ऐसा अभिलेख है जिसमें 3 राजवंशों का उल्लेख होता है। देखिए, कहते हैं ये पहला नाम चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक, तीसरा रुद्रदामन, ये शक शासक है। स्कंदगुप्त ये गुप्त वंश का है। यानी 3 वंश और 4 राजाओं के नामों का उल्लेख इसमें आता है। क्यों आता है? देखिए, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कहा गया कि यहाँ यानी सौराष्ट्र प्रांत, ये झील जो है किस प्रांत में थी? गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में। यहाँ का जो गवर्नर था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, यहाँ का गवर्नर पुष्यगुप्त, कौन है? पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ का गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त। अशोक के समय कौन था? तुषास्प। अशोक के समय कौन है? तुषास्प है। अशोक के समय तुषास्प है। रुद्रदामन के समय सुविशाख है। रुद्रदामन के समय सुविशाख। और स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त है। पर्णदत्त है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि आखिर इनका उल्लेख जो है इसी अभिलेख में एक साथ क्यों आया? तो इसको पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहां पर मैं ये बता दूं, मैं 2 लोगों की चर्चा कर दे रहा हूं। एक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख इसलिए आया क्योंकि इसने सुदर्शन झील बनवाया। अब देखिए, कहीं न कहीं अगर सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बताया जा रहा है तो इसका मतलब है कि यह भूभाग जो है, यह गुजरात क्षेत्र जो है मौर्यों के अधीन रहा होगा। भाई, अगर दूसरे राज्य के अधीन होता तो कोई यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य तब झील कैसे बनाता? इसका मतलब कि यह भूभाग प्रत्यक्ष रूप से मगध की सत्ता के अधीन था। दूसरा, कहा जाता है अशोक ने इसी झील से क्या बनाया? नहर। इसी झील से क्या बनाया? नहर का निर्माण किया। इसलिए अशोक का नामकरण भी इसमें, इस अभिलेख में हमें दिखाई देता है। ठीक है। अब आगे देखिए, यानी हमने 2 बातें अभी प्रूफ किया आपके सामने कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र पर चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार किस तरह से दिखाई देते हैं या किन प्रमाणों से पता चलते हैं। अब देखिए, दक्षिण में देख लेते हैं। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकारों की जानकारी कैसे होती है? तो इसके लिए 2 आधार हैं। एक, दक्षिण पर अधिकार की जानकारी, इसको आगे बढ़ के देखिए दक्षिण भारत पर देखिए, कहते हैं दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा कहां तक थी? कर्नाटक तक। कहां तक थी? कर्नाटक तक। ठीक। इसकी जानकारी हमें
दो ग्रंथों से मिलती है, एक जैन ग्रंथ से, दूसरा दक्षिण का एक ग्रंथ है अहनानूरू, दक्षिण का एक ग्रंथ है अहनानूरू। ठीक है, ये दो ऐसे साहित्य हैं जिनसे हमें दक्षिण भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें क्या जानकारी दी गई है, पहली जैन ग्रंथ से क्या जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ से हमें यह जानकारी मिलती है कि जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु को अपना गुरु माना था। जीवन के अंतिम चरण में भद्रबाहु को अपना गुरु माना। ये वही भद्रबाहु है जो दिगंबर संप्रदाय का क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। ठीक है, कहा जाता है, इस ग्रंथ में कहा गया है कि जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता में थे उसी समय मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। 12 वर्ष का अकाल पड़ा और जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो भद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत से जैन भिक्षु दक्षिण चले गए। बहुत से जैन भिक्षु क्या हैं, दक्षिण चले गए थे। लेकिन कहा जाता है कि इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय यहाँ राजा थे उसी समय आप जानते हैं कि प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था और इस प्रथम जैन संगीत में जैन धार्मिक ग्रंथों की रचना की बात उठी। तो जब जैन साहित्यों का निर्माण इस प्रथम जैन संगीत में हुआ तो कहा जाता बहुत से भिक्षु जो है इन साहित्य को मानने से इनकार कर दिए, क्योंकि उनका मानना था कि महावीर स्वामी के उपदेशों को अगर कोई पूरी तरह जानता है तो वो कौन है, भद्रबाहु है, और बिना भद्रबाहु के जैन साहित्यों का निर्माण संभव नहीं है। और भद्रबाहु वापस जब लौटकर पाटलिपुत्रा आया तो कहा जाता है कि जैन धर्म में विचारों को लेकर दोनों में क्या हो जाता है, विभेद हो जाता है। किससे किससे, तो यहां दो लोगों के बीच विभेद होता है और वह विभेद होता है भद्रबाहु और स्थूल भद्र के बीच। चूंकि स्थूल भद्र जो है श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व कर रहा था, स्थूल भद्र जो है ये श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व कर रहा था, ये श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व कर रहा था, यानी जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि कहा जाता है कि मगध में होने वाले अकाल की समस्या से निदान पाने के लिए ही जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन भिक्षु का वेश धारण किया, जैन धर्मावलंबी हो गया। और कहा जाता है कि जब जैन भिक्षु ये बन गया तो ये चला गया कहां पर, कर्नाटक। कर्नाटक में कहां गया, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक पहाड़ी पर गया। श्रवणबेलगोला नामक पहाड़ी, ध्यान सुनिएगा, श्रवणबेलगोला नामक पहाड़ी पर गया। और ये श्रवणबेलगोला नामक पहाड़ी कहां पर है, कर्नाटक में। कहा जाता है कि यहीं पर एक पर्वत है जिसका नाम है चंद्रगिरी पर्वत। यहीं पर एक पर्वत है जिसका नाम है चंद्रगिरी पर्वत। इसी चंद्रगिरी पर्वत में एक गुफा बनी थी जिसका नाम था भद्रबाहु गुफा, क्योंकि भद्रबाहु अकाल के समय यहाँ पहले से ही आ चुका था। तो भद्रबाहु गुफा में यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना व्रत क्या किया, धारण किया। संलेखना व्रत का मतलब होता है, संलेखना व्रत मतलब होता है भोजन का परित्याग करना। यानी ये जैन धर्म की एक मान्यता है कि संलेखना व्रत के माध्यम से यानी उपवास के माध्यम से आत्महत्या करना कह सकते हो आप उसको, प्राण का परित्याग करना संलेखना व्रत के माध्यम से। और यहीं पर जब उसने प्राण का परित्याग किया तो यहीं पर एक मंदिर बना है जिसका नाम है चंद्रगिरी मंदिर। चंद्रगिरी मंदिर, जहां पर इन्होंने संलेखना व्रत से अपने प्राण त्यागे, वहां पर जो मंदिर है उसका नाम है चंद्रगिरी मंदिर। और इस मंदिर की दीवालों पर कहा जाता है कि आज भी 90% जो चित्र हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु के हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं ये कर्नाटक तक का भूभाग मौर्यों के अधीन रहा होगा। भाई ये भूभाग चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन रहा तभी तो यहाँ आया। अच्छा, दूसरी बात,
दूसरा प्रमाण क्या, पहला प्रमाण हमने ये बताया कि भाई दक्षिण भारत चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन कैसे था, उसका एक प्रमाण आपके सामने हमने रखा। दूसरा प्रमाण कहा जाता है अशोक के अभिलेखों को अगर हम देखें तो एर्रागुड़ी अभिलेख आंध्र प्रदेश में था और कर्नाटक में बहुत सारे अभिलेख उसके पाए गए हैं। सुवर्णगिरी में पाया गया है, ठीक, एर्रागुड़ी में पाया गया है, ठीक, बहुत सारे अभिलेख यहाँ पाए गए हैं, मास्की है। तो इसका मतलब है भाई अशोक के द्वारा किसी दक्षिण विजय का उल्लेख तो मिलता नहीं, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं यह भूभाग जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता रहा होगा, क्योंकि बिंदुसार की किसी विजय का उल्लेख नहीं मिलता। बिंदुसार के बारे में तो ये कहा जाता है कि वह एक ऐसा राजा था जो न तो सुई के नोक के बराबर भूमि मौर्य वंश से जाने दिया और न ही सुई के नोक के बराबर भूमि उसने क्या किया, जीता, ठीक। तो न तो हानि न तो लाभ, इस कॉन्सेप्ट पर जिंदगी जिया कौन, बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। तो अशोक ने भी कोई विजय नहीं किया सिवाय कलिंग को छोड़कर। अब कलिंग उड़ीसा में है, उड़ीसा से दक्षिण में पड़ेगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो इसका मतलब है कि यह भूभाग किसने जीता, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। अच्छा, इसी बात का प्रमाणीकरण होता है आहनानूरू नामक ग्रंथ से। इसी बात का प्रमाणीकरण आहनानूरू नामक ग्रंथ से होता है। तो आहनानूरू नामक ग्रंथ में क्या कहा गया, उसमें कहा गया है, इसके लेखक मामूलनार है। देखिए आहनानूरू नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, मामूलनार, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ये बताता है मामूलनार ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण में क्या किया था, आक्रमण किया था। दक्षिण में आक्रमण किया था किस पर, मोहर नामक एक राजा पर। दक्षिण में एक राजा था जिसका नाम था क्या, मोहर। कहा जाता मोहर के खिलाफ जब इसने आक्रमण किया तो दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र की कुछ जनजातियों ने, जिनको कोसर जनजाति कहा जाता है, इन जनजातियों ने चंद्रगुप्त मौर्य की क्या किया था, मदद किया था। जिससे यह पता चलता है कि नहीं, दक्षिण के भूभाग यानी कर्नाटक क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने कहीं न कहीं क्या किया, जीता। तो दक्षिण भाग पर चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के अधिकार के हमने 3 तर्क दिए। एक अशोक के अभिलेखों का तर्क, दूसरा आपके जैन साहित्य का तर्क, तीसरा आपको हमने आहनानूरू नामक ग्रंथ की रचना का तर्क दिया, ठीक। इससे यह पता होता है कि नहीं, दक्षिण भारत में भी यहां तक इनके राज्य की सीमा थी। अब हम बात करेंगे पूर्व क्षेत्र में कहां तक चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था और इसका प्रमाण क्या है, यानी पूर्व में राजनीतिक विस्तार का प्रमाण चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था। देखिए कहते हैं कि बंगाल में एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख ये बंगाल के बोगरा जिले में है। बंगाल के किस जिले में है, बोगरा जिले में है। बंगाल के बोगरा जिले में है। इसकी लिपि जो है, इसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी। इसकी लिपि जो है ब्राह्मी है, ठीक है। अब देखिए कहा जाता है यही वो अभिलेख है जिसमें कांकड़ी मुद्रा का उल्लेख आया है। मौर्यों की मुद्रा थी कांकड़ी मुद्रा। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात जिसका उल्लेख है, कहा जाता है इसी अभिलेख में अन्नागार के निर्माण का उल्लेख है। अन्नागार के निर्माण का उल्लेख है। अन्नागार के निर्माण का उल्लेख है। दूसरा अकाल का प्रमाण भी इससे पता चलता है। अकाल का प्रमाण भी पता चलता है। अब देखिए कहा जाता है कुछ इतिहासकारों ने यह अनुमान किया है कि ये जो अन्नागार हैं, इन अन्नागारों का निर्माण 2 आधारों पर किया जा सकता है। इनका मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने या तो कल्याणकारी नीति की वजह से ऐसा किया। कल्याणकारी नीति का मतलब है कि जिस तरह आज भारत की वर्तमान सरकार आपके नीति निर्देशक तत्वों के अनुकूल कल्याणकारी नीतियों को अपनाती है, तमाम योजनाएं बनाती है और गरीबों को मदद पहुंचाने का कार्य करती है, उसी तरह माना जाता है कि यह अन्नागार की स्थापना कहीं न कहीं राज्य की कल्याणकारी नीति का परिणाम रहा होगा। और इसे हम वर्तमान पीडीएस सिस्टम से जोड़कर देख सकते हैं। जो आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम है, उससे जोड़कर देखा जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है
किसी भी आपदा की स्थिति में, किसी भी प्राकृतिक आपदा की कंडीशन में कहीं न कहीं जनता को राहत पहुंचाने के लिए इस अन्नागार का निर्माण किया होगा, ऐसा माना जा सकता है, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि यह कहीं न कहीं अधिशेष उत्पादन का प्रमाण है, अधिशेष उत्पादन का प्रमाण है। ये तो एकदम सच है कि बिना अधिशेष उत्पादन के अन्नागार का निर्माण हो ही नहीं सकता, ठीक। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इस अधिशेष उत्पादन होने के बाद ये जो अन्नागार बना, ये व्यापारिक उद्देश्य से बनाया गया होगा, अनाज का संग्रह करने के लिए, ताकि यहाँ से व्यापार किया जा सके। लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है कि इसका निर्माण जो है वो कल्याणकारी उद्देश्य से किया गया, इसलिए क्योंकि इनका ये कहना है कि वर्तमान में आप जिस तरह से वर्तमान सरकार पीडीएस सिस्टम को संचालित करती है, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा, जैसे अभी देखिए कोरोना सिस्टम में कहीं न कहीं उसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक, अनाज का वितरण किया जा रहा है उसके माध्यम से, उस तरह की व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया था और इसके शासन के समय भी इस तरह की नीतियों को अपनाया गया होगा। लेकिन हमें जो बताना था वो ये था कि भाई अगर महास्थान अभिलेख बंगाल के बोगरा जिले में मिल रहा है और यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बंगाल भी चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। इसका मतलब है कि बंगाल भी चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। अब बात आती है कश्मीर की, तो कश्मीर में अशोक ने एक नगर की स्थापना किया था, इसका मतलब कि कश्मीर भी मौर्य वंश में था, जबकि कश्मीर जीतने का उल्लेख नहीं मिलता अशोक के द्वारा, इसका मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे जीता। तो हम कह सकते हैं कि इस अदम्य साहसी योग्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसे अखंड भारत का निर्माण किया जिसकी उत्तरी सीमा कश्मीर तो दक्षिणी कर्नाटक, पश्चिम में सीरिया और पूरब में बंगाल तक क्या थी, विस्तारित थी, जो भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक भूभाग माना जा सकता है। एक अखंड भारत के निर्माण की जो कसम चाणक्य ने घनानंद के समक्ष खाई थी, उसके परम शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में उसके आदेश की क्या किया, पूर्ति किया। तो इससे ज्यादा क्या हो सकता था चाणक्य के लिए कि उसके शिष्य ने उसकी बातों को पूरी तरह क्या किया, पूरा किया, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कहीं न कहीं इतने बड़े भूभाग का निर्माण करके एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया। सॉरी बच्चों, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, अभी मुझे रिमाइंड हो रहा है कि हम कुछ भटक ये गए कि जो सेलुकस के विरुद्ध संधि की बात हो रही थी, उस संधि में हमने केवल एक प्रावधान बताया आपको, उसके बाद हम वहां से हट गए, ठीक है, क्योंकि उसमें कुल 4 प्रावधान थे, हमें चारों प्रावधानों की चर्चा करनी थी। तो चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से आ जाते हैं उस पर, थोड़ा सा बाय मिस्टेक ऐसा हुआ, आ जाइए थोड़ा सा देखिए। हम अभी बात कर रहे थे आपसे कि 303 BC में चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच एक संधि हुई, चंद्रगुप्त मौर्य प्लस सेलुकस के बीच, सेलुकस के बीच, दोनों के बीच क्या होती है, एक संधि होती है, ठीक है। संधि में पहला प्रावधान यह था, देखिए आधुनिक जो संकल्पना भी आई है, आधुनिक जो शोध आए हैं, उसमें यह कहा गया है कि सेलुकस ने कहीं न कहीं चंद्रगुप्त मौर्य से जानबूझकर समझौता किया, क्योंकि उसका यह मानना था कि चंद्रगुप्त मौर्य एक योग्य राजा है और मगध की सत्ता पर इसने अपना अधिकार किया है, और मगध पर अधिकार करने का मतलब कि भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार, बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार करने का मतलब था कि एक बहुत बड़ा जन समुदाय चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन आ गया, और जन समुदाय से ही डिमांड पैदा होती है। कहा जाता है कि यूनान का आर्थिक संबंध उस समय धीरे धीरे भारत से जुड़ रहा था व्यापारिक माध्यम से। अगर चंद्रगुप्त मौर्य से अच्छे संबंध स्थापित न करता सेलुकस, तो कहीं न कहीं रोम और यूनान का जो व्यापारिक संबंध भारत से मौर्योत्तर काल में जाकर मजबूत हुआ, वह कहीं न कहीं यहां पर क्या होता, टूट जाता। तो भारत के बाजार का उपयोग करने के लिए कहीं न कहीं सेलुकस ने झुकाव दिखाया चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन, और वह मधुर संबंधों के माध्यम से एक संधि क्या किया, जिससे आने वाले समय में कहीं न कहीं मौर्य साम्राज्य और यूनान और रोम के व्यापारिक संबंध क्या हुए, मजबूत हुए। और कहा जाता है कि
मौर्योत्तर काल में ही भारत सोने का चिड़िया बना कनिष्क के काल में, तो उसकी आधारशिला हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय से दिखाई देती है। ठीक है, तो संधि के पहले प्रावधान के तहत जो है उसने चार प्रांत सेल्यूकस ने दिया, 4 प्रांत सेल्यूकस ने दिया, और उसकी चर्चा हमने किया भी कौन कौन से प्रांत प्राप्त हुए सेल्यूकस को। संधि का प्रावधान नंबर 2, दूसरा प्रावधान क्या था? दूसरा प्रावधान यह था कि सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करेगा। यानी इस तरह कहीं न कहीं जिन वैवाहिक संबंधों को बिंबिसार ने आधार बनाया था उसे अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी राजनीति में वैवाहिक संबंधों को भी एक कूटनीति का आधार बनाया गया, और वह हमें यहाँ पर भी दिखाई देता है। इन वैदेशिक संबंधों को मजबूत करने में कहीं न कहीं वैवाहिक संबंधों को भी आधार बनाया गया, और ये पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कहा जा सकता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किससे हुआ? हेलेना से हुआ। थर्ड देखिए, तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी, आप जानते हैं मगध हाथियों के लिए फेमस था, 500 हाथी उपहार स्वरूप दिया। ठीक है, मगध हाथियों के लिए क्या था? फेमस था। चौथा, मेगास्थनीज दूत के रूप में मौर्य वंश में आया। जिसके द्वारा लिखी गई इंडिका एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जानी जाती है। इसकी कौन सी ग्रंथ है? इंडिका, जो किस भाषा में है? लैटिन भाषा में है। ठीक है, कहा जाता है मेगास्थनीज जो है इस समय कहाँ पे था? कंधार में, पेरिपेनिसडाई प्रांत में था, और यह प्रांत किसके अधीन था? सेल्यूकस के अधीन था। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि यह किसका दूत था? सेल्यूकस का दूत था, यानी सीरिया की तरफ से आया था। सेल्यूकस कहाँ का शासक था? सीरिया का। तो किसकी तरफ से आया? सीरिया की तरफ से आया। लेकिन सीरिया की तरफ से आया जरूर, लेकिन था कहाँ पे? कहाँ पे नियुक्त था? कंधार में नियुक्त था, जिस समय यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। तो ये रहा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी योग्यता से एक विशाल साम्राज्य की नींव डाला, और कहीं न कहीं वैवाहिक संबंधों के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी, वैदेशिक संबंध को भी मजबूत किया। इस विवाह का उल्लेख एपियानस करता है, और इसी वैवाहिक संबंधों का उल्लेख महान इतिहास के लेखक स्मिथ ने अपने ग्रंथ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी किया है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्मिथ का ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने इस विवाह के संबंधों का उल्लेख किया है, और इसका सबसे पहला उल्लेख एपियानस करता है इस वैवाहिक संबंध का। तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी योग्यता से एक महान साम्राज्य का निर्माण किया, लेकिन कहा जाता है कि योग्यता बच्चों वंशानुगत नहीं होती है। समझ रहे हैं नहीं? यानी आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बनेगा ये जरूरी नहीं है, यानी योग्यता वंशानुगत नहीं होती है। और यही चीज आपके चंद्रगुप्त मौर्य की वंशावली में दिखा। कहा जाता है बिंदुसार में वह योग्यता नहीं थी जो चंद्रगुप्त मौर्य में थी। हाँ, इतनी योग्यता जरूर थी कि वह अपने इस पिता के द्वारा बनाए गए राज्य को संरक्षित करने में क्या रहा? सक्षम रहा, जिसको महान स्वरूप दिया इसके पोते अशोक ने इस मगध की राजगद्दी में कहा जाता है कि आप कह सकते हैं कि इसको
माने पूरी दुनिया में या आधुनिक संदर्भ में भी कहीं न कहीं क्या किया, जिंदा कर दिया। मगध की जो पृष्ठभूमि अशोक ने निर्मित किया वो आज भी रिलेवेंट है, आज भी हमारी जेहन में जिंदा है। तो किस रूप में जिंदा है, यानी अशोक की नीतियां वैदेशिक नीति में क्या योगदान देती हैं, आपके सांस्कृतिक संबंधों में क्या योगदान देती हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अशोक का क्या योगदान है वर्तमान में, ये सारी चीज़ें हम अशोक के चैप्टर में देखेंगे। बिंदुसार का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, बिंदुसार नगण्य है, इसको आप किताबों से भी पढ़ सकते हैं, तो बिंदुसार को पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप किताब से देख लीजिएगा। हम सीधे किस पे आएंगे, अशोक पे आएंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहाँ पर होती है। हाँ, दुर्भाग्य से आपको मैं बता दूं कि प्लस पे हमारी आज की क्लास टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई थी, जो कल 5 बजे होगी। ठीक है, तो कल आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, जैसा हमने बताया था कि वहाँ पर जाकर आप अनअकैडमी प्लस पे, ठीक, वहाँ पर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं, फिर वहाँ से हमारी क्लासें आपको मिलने लगेगी। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।